स्टार्ट कर देते हैं। देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर में पहले आज हम लोग बेसिक कुछ कवर करेंगे, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब IUPAC नेम लिखते हैं तो उसमें एक हम लोग स्टैंडर्ड सीक्वेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड सीक्वेंस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में सबसे पहले हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखना होता है ना। सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं अभी आज हम लोग पढ़ेंगे, ये यही सारी चीजें पहले हम लोग कवर भी करेंगे। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद, या फिर देखो आपको मैं पहले और बेसिक बताता हूँ, ठीक है। IUPAC ने लिखने के लिए जो प्रीफिक्स जो सीक्वेंस यूज होता है, तो पहले हम लोग प्रीफिक्स को लिखते हैं, ठीक है। फिर वर्ड रूट देन सफिक्स, ठीक है। अगर बिल्कुल सिंपल ऑर्डर याद रखो तो ये ऑर्डर याद रखो, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। अब इसमें होता है क्या कि प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, मतलब प्रीफिक्स को दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम लोग। प्रीफिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स में सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं, है ना। प्रीफिक्स में सबसे पहले किसको लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अभी ये सब पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है, पहले ऑर्डर आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद बेटा हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखते हैं, ठीक है। फिर वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट के टाइप नहीं होते, और सफिक्स को भी दो टाइप में फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। सफिक्स भी दो तरह से होता है, सफिक्स में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स को, प्राइमरी सफिक्स, और फाइनली हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। क्लियर। यस। तो ये आपका मतलब अल्टीमेट सीक्वेंस बनता है। और मतलब कि IUPAC नेमिंग आप पढ़ोगे तो आप देखोगे चाहे कैसा भी कंपाउंड क्यों ना हो, ओवरऑल यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है। IUPAC नेम लिखने के लिए, किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम को लिखने के लिए अल्टीमेटली इसी सीक्वेंस को हम लोग को फॉलो करना है। तो ये सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस फॉर राइटिंग IUPAC नेम। तो ये आपका सीक्वेंस है। अब इसमें एक एक करके सारे टर्म हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होता है ना। सफिक्स के दोनों टाइप पढ़ेंगे। तो पहले तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। इस रूल को हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमें इनके बारे में एक एक बात अच्छे से पता हो, ठीक है। तो ये एक तरह का रूल है ना। अब इसमें देखो सबसे पहले हम लोग देखो हम लोग ऐसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स की। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। आप लोग नोट साथ साथ बना लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। जैसे आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाते बनाते ही आपका तैयार हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें एग्जाम्पल कई सारे जब आप खुद करोगे या आपसे मैं करवाऊंगा तब आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो इसको आप साथ साथ लिखते जाइए। सेकेंडरी एक प्रीफिक्स मिनट क्या ऊपर होता करिए है, ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, हाँ बिल्कुल बेटा, अभी यहीं से स्टार्ट किया मैंने, यस सर। ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आर सब्स्टिट्यूएंट,
सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या फिर इन्हें साइड चेन भी बोला जाता है। तो इसके बारे में बस आप टू द पॉइंट पहले लिख लीजिए। लिख लीजिए सेकेंडरी प्रीफिक्स आर सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स आर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन भी बोल सकते हैं इन्हें आप, या फिर इनको आप साइड चेन भी बोल सकते हैं। साइड, अब आपको लग रहा होगा साइड चेन क्या है। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब IUPAC नेम लिखेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें एक हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मेन चेन के अलावा अगर और कोई चेन आपको दिख रही हो उस कंपाउंड में अदर देन मेन चेन, तो उसे ही साइड चेन बोलते हैं। तो साइड चेन लिख लो, अदर देन मेन चेन। ठीक है, मेन चेन के अलावा अगर कोई भी चेन आपको दिख रही होगी तो उसे हम लोग क्या बोल दिया करेंगे, साइड चेन। ठीक है ना। देखो इसको समझो, एग्जाम्पल से समझोगे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैं कार्बन की चेन ले रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिक थोड़ा हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन की जिगजैग टाइप की जैसे चेन है, और कार्बन ये सभी कॉर्नर जो है वो कॉर्नर है, मतलब सॉरी जितने ये कॉर्नर है वहां पे कार्बन एटम लगा हुआ है। ईच कॉर्नर पे कार्बन एटम लोकेटेड है। ये आपको दिखाया नहीं जाएगा, जब भी ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो कार्बन दिखाए नहीं जाते, वो मन की आंखों से देखे जाते हैं कि हर एक कॉर्नर पे कार्बन अटैच्ड है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, अच्छा अब इसमें जैसे कुछ साइड चेन भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक साइड चेन लगा दिया हमने, ठीक है, एक ये साइड चेन लगा दी हमने। तो इस कंपाउंड में जैसे मैं बोलूं कि मेन चेन कौन सी है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट चेन ही मेन चेन होती है। ठीक है, इस कंपाउंड में जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी वो मेन चेन होगी, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये जो जिगजैग वाली है वही हो जाएगी। लॉन्गेस्ट कहने का मतलब सबसे ज्यादा कार्बन जिस चेन में होगा वही हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। तो ये जो जिगजैग वाली चेन है, जिसको मैं डॉटेड स्ट्रक्चर से इनक्लोज कर रहा हूँ, ये आपकी क्या है, ये आपकी मेन चेन। ठीक है, ये आपकी क्या है, मेन चेन। इसको मेन चेन क्यों कह रहे हैं हम लोग, मेन चेन, या इसको पेरेंट चेन भी बोल सकते हो आप। मेन चेन भी बोलते हैं इसको, पेरेंट चेन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं। अगर आप ऐसे काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो 7 कार्बन इस चेन में मैक्सिमम कार्बन है ना, इससे ज्यादा कार्बन हमें नहीं मिल पाएंगे। अब देखो सर मेन चेन के हाँ हाँ सर बताओ। अगर ये ब्रांच वाला लेंगे सर, ये भी तो नीचे भी तो कार्बन ही है सर, जो ब्रांच में बना हुआ है सर, नीचे वाला सेकंड ब्रांच सर, हाँ फ्रॉम हाँ हाँ लेफ्ट। सही। हाँ आप कह रहे हो कि जैसे इधर आ जाए, है ना, ये कह रहे हो यस ना। यस। हाँ हाँ, तो ये भी बेटा चेन, मेन चेन ही बन जाएगी। एक्चुअली इसमें भी 7 कार्बन ही मिल रहे हैं। ठीक है, और एक तरह से देखा जाए तो ये वाली चेन और जो ये वाली मैंने बनाई है, ये दोनों इस केस में आइडेंटिकल है ना। जैसे आप यस ये वाली चेन सेलेक्ट करके नेम लिखोगे तो जो नाम इससे आएगा वही वाला नाम यहाँ से आएगा। अभी ये हो सकता है कि अभी ये चीज आपको उतना मतलब नहीं समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वो अभी हम लोग IUPAC नेम जब लिखेंगे ना तो वहाँ पे अभी यस सर। बस, यस सर, है ना, 10 हाँ थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा सा रुकोगे तो अभी ये बातें भी कवर हो जाएंगी आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ये दोनों ही चेन है, और हाँ लेकिन एक कंपाउंड में एक ही चेन हमें सेलेक्ट करनी होती है। अगर दो आइडेंटिकल चेन मिल रही तो दोनों में कोई एक ले लीजिए, वही हमारी मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो मेन चेन से जो बाहर कार्बन निकल रहे हैं, जैसे देखो ये वाला कार्बन देखो ये मेन चेन में नहीं कवर हो रहा है, तो इसको आप चाहो तो बैलेंस कर दो। देखो यहाँ कार्बन होगा और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन भी तो होंगे, तो ये आपका मेथिल बन गया और ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट बोल दो, या आप इसको क्या बोल दो, साइड चेन बोल दो,
या फिर इसे ही सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। ये सारे नाम इसी के ही हैं, क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन को ही बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है, अगर देखो गौर से, तो ये 2 कार्बन का एक एल्काइल ग्रुप है, एथिल इसको बोलेंगे। CH2 CH3 क्या होता है? एथिल होता है। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है एथिल, ठीक है ना। तो इसमें इस एग्जांपल में अगर हम लोग पूछें आपसे कि बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप क्या बोलोगे? 3 2 है ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, केवल 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है इसमें। ये तो मेन चेन हो गई, मेन चेन को सब्स्टिट्यूएंट में थोड़ी ना गिनते, ठीक है ना। सर सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो उसमें चेन लगी है एक्स्ट्रा बाहर से। हाँ, अदर देन मेन चेन, मतलब मेन चेन के अलावा कुछ भी दिख रहा हो वो सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। और सर इसी को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स कहेंगे। हाँ, ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, इन्हीं को हम लोग मतलब IUPAC की लैंग्वेज में सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। IUPAC की लैंग्वेज में इसे ही सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। सो सर ठीक है, यहाँ पे टोटल 3 सेकेंडरी प्रीफिक्स ऐसे बोल सकते हैं सर? 3 नहीं बेटा, 2 ही तो सर हैं, 2 ही बन रहे। तो 2, हाँ। है ना, 2 हैं। एक आपका ये हो गया मेथिल और एक आपका ये हो गया एथिल, है ना, ठीक है। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल और चलो मैं देता हूँ, इसमें बताइए आप लोग, ठीक है, इसमें आप लोग बताइएगा। तो जैसे ये एक एग्जांपल मैंने ले लिया है ना, आप इसमें बताओ कि इस हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दिस एग्जांपल, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? 5 5 है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो अब आपके समझ में आ गया मैं ये किसी का बेटा माइक ओपन है, देखो जरा किसका है। ठीक है, इस एग्जांपल में देखो ये आपकी मेन चेन हो गई, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, और साइड चेन में एक आपका फ्लोरीन है, एक NO2 है, एक आपका CH2 CH3 मतलब एथिल है ना। हाँ, ये प्रीतेश कौन है बेटा? ये प्रीतेश है क्या? माइक ऑफ रखो बेटा। Yes, sir. हाँ, माइक बेटा ऑफ रखो, क्योंकि काफी वैसी साउंड आ रही है, तो बच्चों को भी डिस्टरबेंस हो रहा होगा। Yes, sir. है ना, जब पूछना हो तो माइक ऑन कर लो, कोई डाउट पूछना हो तो कोई। तो देखो इसमें जैसे इस एग्जांपल में देखो तो टोटल 5 सब्स्टिट्यूएंट, एक फ्लोरीन है, एक नाइट्रो है, ये आपका एथिल हो जाएगा, चाहो इसको बैलेंस कर लो, CH2 CH3। कार्बन की चेन को, साइड चेन को बैलेंस करने पे उसका आपको नाम पता चल जाएगा कि इसमें कितने कार्बन है ना। और ये ब्रोमीन हो गया, ये आपका ओमेथॉक्सी हो गया। तो अभी खैर इनके नाम पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर केवल हम लोग काउंटिंग ही करें तो इसमें 5 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? 5 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये लिख देता हूं मैं 5 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हो गया? Yes. बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक, गुड, है ना। तो अब इसमें अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि साइक्लिक कंपाउंड आपको दिए जा सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में आपको कोई साइकिल बना के दी जा सकती है। जैसे सपोज एक 6 मेंबर आपने रिंग ले ली, ठीक है, ये एक साइक्लोहेक्सेन है मान लो, और इसमें यहाँ पे आपने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे आपने लगा दिया एथिल, ठीक है। तो बताओ इस कंपाउंड में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2. Sir, 2. Sir, 2 only. हाँ, 2 हो जाएंगे।
ठीक है, तो इसमें दो ही सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि इसमें जो साइकिल है वही हमारा मेन चेन का पार्ट है ना। साइकिल में 6 कार्बन है तो, है ना, तो ये आपकी मेन चेन हो गई और बाकी सब्स्टिट्यूएंट एक आपका क्लोरो हो गया, एक आपका एथिल हो गया। तो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है या फिर इन्हीं को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। इनको आईयूपीएसी नेमिंग में क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ही सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी एक मैं लिस्ट आपको बना देता हूँ जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितने तरह के होते हैं ये, है ना। आप देख के ही पहचान जाओ इनको, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो एक लिस्ट आप बना लीजिए, लिस्ट ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं उनकी वैरायटी, मतलब कितने टाइप के होते हैं वो, है ना। तो वो एक जगह में लिख देता हूँ सारे। देखो, ऐसा करूंगा मैं, एक तरफ लिख दूंगा सेकेंडरी प्रीफिक्स एक कॉलम में, और सेकंड कॉलम में उसका आईयूपीएसी नेम। अच्छा, कोई बच्चा एंट्री ले रहा है, ओके, आदित्य। ठीक है, तो इसमें ऐसे कॉलम आप बना लीजिए, राइट साइड लिख लीजिए सेकेंडरी प्रीफिक्स और लेफ्ट साइड लिख लीजिए आईयूपीएसी नेम। देखो, इसमें एक कंप्लीट लिस्ट मैं आपको बना के दे देता हूँ। देखो, सबसे पहला लिखो आप, पहले तो 4 हेलोजन ही लिख डालो। ये आप लोगों को पता ही होगा, 4 मेन हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और इनके जो आईयूपीएसी नेम होते हैं, इनके नाम के लास्ट में हम लोग ओ वर्ड लगाते हैं, आईडीई हटा के ओ लगा देते हैं। जैसे फ्लोराइड, इसको, इनको तो वैसे नॉर्मल हम लोग फ्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड, लेकिन आईडी हटा के ओ लगा दो तो ये हो जाएगा फ्लोरो। ठीक है, सीएल का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो। ब्रोमीन का आईयूपीएसी नेम ब्रोमो, और आयोडीन का आयोडो। ठीक है, हाँ, तो ये इनके क्या हो गए, आईयूपीएसी नेम हो गए। अच्छा, है ना। तो 4 तो ये हो गए बेटा, इसके अलावा और भी हैं, ऐसा नहीं यही 4 है। एक लिख लो NO2। ठीक है, NO2 को नाइट्रो कहते हैं। NO2 का आईयूपीएसी नेम क्या है, नाइट्रो। इसका चाहो तो स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ कि कई बार आपको हो सकता है कि इसका स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इसी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। कई बार स्ट्रक्चर ओपन करके हो सकता है अटैच कर दिया जाए ये। इसके बाद नेक्स्ट लिख लो 6 नंबर पे NO। NO को बोलते हैं नाइट्रोसो। NO के क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। ठीक है, NO को नाइट्रोसो। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, N डबल बॉन्ड दो। ठीक है, इस तरह। इसके बाद लिखो आप 7 नंबर में एल्काइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो पूरी ऑर्गेनिक में आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा। एल्काइल R, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एल्काइल जो होता है ना, एल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। और इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको आईयूपीएसी नेमिंग में बोलते हैं एल्किल। आर को क्या बोलते हैं, एल्किल, या फिर इसको आप लिखो एल्क प्लस एल, एल्क प्लस एल, ऐसे याद रखो। ठीक है, क्योंकि जो इसमें एल्क होगा वो उसमें कितने कार्बन है, उस कार्बन के वर्ड रूट से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब इसका, देखो जैसे सबसे छोटा जो एल्किल होता है वो 1 कार्बन का बनता है ना, सबसे छोटा एल्किल। और 1 कार्बन का बनाना है तो बेटा N की वैल्यू क्या ले लो आप, 1 ले लो, है ना। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी रख दो, 1। तो ये आपका बन जाएगा CH3। और 1 कार्बन का वर्ड रूट, ये तो तुम लोग को पता ही होगा, 1 कार्बन का रूट क्या होता है, मेथ होता है। और मेथ प्लस YL, तो पूरा मिला के लिख दो, क्या हो जाएगा, मिथाइल, है ना। तो CH3 एज ए साइड चेन कहीं आपको अगर दिख जाएगा हम लोग को, तो हम लोग उसको मेथाइल बोलेंगे। उसका मतलब कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट या एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम क्या बोलेंगे, मेथाइल।
ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2 ले लीजिए आप, तो 2 लेने पे ये बन जाएगा C2H5, है ना। देखो n की जगह 2 रख दो तो ये बन जाएगा C2H5, और इसे बोलेंगे एथाइल। एथाइल। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, एथाइल। अच्छा, एक बात और है, ये भी ध्यान रखना, C2H5 जब भी कभी लगा हो आपकी चेन में, तो कोशिश करना कि इसको ओपन करके लिख देना आप लोग, है ना। मतलब C2H5 लिख के दिया जाए तो आप उसको लिख देना CH2CH3, है ना। क्यों ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, देखो, क्योंकि जब आप IUPAC नेम करोगे तो वहां पे आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी, और चेन सेलेक्ट करते समय आपने का ध्यान नहीं दिया, मान लीजिए इसको ओपन नहीं किया, तो कई बार हो सकता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन ना सेलेक्ट करके दूसरी चेन सेलेक्ट कर लो, है ना, जो उस कंपाउंड की मेन चेन नहीं होगी, रॉन्ग चेन सेलेक्ट हो सकती है। तो उसको बेटर ये रहता है कि आदत में डाल दीजिए, ज्यादा बेटर है ना। ऐसे ही देखो n=3 अगर हम लोग यहाँ रख दें, n=3, तो ये हो जाएगा आपका C3H7। C3H7 को बोलते हैं प्रोपिल, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखो CH2CH2CH3, ठीक है। तो इसका क्या हो जाए, 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप होता है ना, तो प्रोप प्लस YL क्या हो जाएगा, प्रोपाइल या प्रोपिल, है, कैसे भी आप बोलो। ऐसे ही 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा, ब्यूटाइल। है ना। हाँ, तो 4 कार्बन का हो जाएगा C4H9, और फिर इसमें CH2CH2CH2CH2, ठीक है। ये आपका ब्यूटाइल हो गया। ब्यूटाइल, ब्यूटिल, कुछ भी बोलिए, बोलना में कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला सही होना चाहिए। हाँ, इनके जो जो ये एल्काइल आप देख रहे हैं, ठीक है, अभी 2004 में दोबारा कुछ रूल्स रिवाइज्ड हुए हैं IUPAC के, ठीक है। कुछ चीजें ऐड की गई हैं फिर से, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक कुछ सिंबल्स यूज किए हैं, मतलब जैसे मेथिल, मेथिल का अगर मॉडर्न IUPAC सिंबल बोला जाए तो वो ME बोला गया है, ME। तो आपको हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल में या कुछ क्वेश्चन में ME लिखा हुआ दिख जाए, तो ME मतलब समझ जाना कि वो मेथिल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसका मॉडर्न नोटेशन है ना। मतलब इसमें M और E, M ले लिया कैप्टन, और शुरुआत के 2 लेटर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके नोटेशन में, है ना। अब जैसे एथिल, एथिल का मॉडर्न नोटेशन होता है ET। तो अगर कहीं मान लो ET लगा दिख जाए किसी कंपाउंड में, तो आप समझ जाना कि वो एथाइल ही है, वो कोई और नहीं, वो एथाइल ही है ना। ET एथाइल को बोलते हैं। ऐसे प्रोपिल को क्या सिंबल दिया गया है, PR, और ब्यूटिल को क्या दिया है, BU। ठीक है, तो ये कुछ मॉडर्न नोटेशन है, और आपको मिलेंगे एग्जांपल्स में, ये आपको मिलेंगे, तो आप देख के समझ जाइएगा कि ये सभी मॉडर्न नोटेशन, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप बनाते चले जाओ, तो वैसे एल्किल की कोई लिमिट नहीं होती है, एल्किल कितने भी कार्बन का हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होंगे वो इन्हीं में से होंगे, तो कम से कम हमें बेसिक शुरुआत के 4 तो पता ही होने चाहिए। बाकी 5 कार्बन का पेंटिल हो जाएगा, 6 कार्बन का हेक्सिल हो जाएगा, है ना। तो उसमें बाकी फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो, सर 10th ठीक में है। भी तो था ये सब, हाँ, क्या कह रहे ब्यूटेन हो, प्रोपेन। सर 10th में भी तो था ब्यूटेन प्रोपेन। हाँ हाँ, 10th का ही रिवीजन चल रहा है ये तो तुम्हारा अभी, यस सर। ठीक है। अब चीजें धीरे धीरे ऐड होती जाएंगी, देखो जितना 10th में था केवल उतना ही नहीं पढ़ाया जाएगा, अब वो जितना पढ़ा है उसी में चीजें ऐड ऑन होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। अब देखो जैसे तुम लोगों ने क्या साइक्लिक एल्किल ग्रुप पढ़े हैं 10th में, नो साइक्लिक एल्किल ग्रुप, नो सर। नो सर। तो अब ये 11th में ये भी पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो साइक्लिक एल्किल ग्रुप भी इम्पोर्टेंट है, और आपको ये कई जगह मिलेंगे। अच्छा, एल्किल का बेसिक पहले मैं चलो तुम लोग को बता देता हूँ कि ये एल्किल होता क्या है, ये आया कहाँ से। तो एल्किल का जो जन्म हुआ है, एक्चुअली बोला गया है कि एल्केन जो होते हैं,
एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करा ले, एल्केन से कोई भी एल्केन हो, कितने भी कार्बन का एल्केन हो सकता है, अगर उससे एक हाइड्रोजन क्या करा ले, रिमूव करा ले, एक हाइड्रोजन उससे निकाल ले, N 2N H2N -1 ये फॉर्मूला होता था। हाँ एल्केन का क्या होता है फॉर्मूला, So CN C2N CN so CN 2N That's minus plus 2 एल्केन का, हाँ एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। अब देखो इससे एक हाइड्रोजन निकाल लो आप, तो 2n+2 से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो 2n+1 वो एल्किल का 2n देखो + 1 मिल जाएगा। हाँ वही देखो मैंने ऊपर यही बताया था आपको, है ना, तो CnH2n+1 हो जाएगा। लेकिन देखो अब तुम लोगों देखो मैंने क्लास में क्लासिफिकेशन तुम लोग को पढ़ाया था, तो वहां मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो बेटा ऐसे ही एल्केन भी दो तरह के होंगे, साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो ये जो एल्केन का फॉर्मूला होता है ना CnH2n+2, ये साइक्लिक एल्केन, ये सॉरी एसाइक्लिक एल्केन का होता है। एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन, मतलब इसमें कोई चेन वेन जिसमें कोई रिंग ना हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई साइक्लिक एल्केन आपने ले लिया, ठीक है, जैसा पहले कुछ एग्जांपल एसाइक्लिक के देख लो, जैसे एसाइक्लिक में एक कार्बन का एल्केन होता है मेथेन, अब मेथेन से एक H हटा दो तो आपका मेथिली तो बन जाएगा, ठीक है। जैसे दो कार्बन का एल्केन एथेन ले लो, एथेन से एक H Yes. निकाल लो तो क्या बन गया, एथिल बन गया। तो ये ऊपर जो हम लोगों ने लिखे हैं एक्चुअली वो किसी ना किसी एल्केन से ही डिराइव्ड हो रहे हैं, और एल्केन का एक H हटाने पे ही वो डिराइव हो रहे हैं। अब इसमें हम लोग साइक्लिक एल्केन पे आ जाए, अगर देखो अगर कोई साइक्लिक एल्केन है जिसमें रिंग दिख रही है आपको, और बेटा उसका कोई हाइड्रोजन आप हटा देंगे तो आपका साइक्लिक एल्किल ग्रुप तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एल्किल को साइक्लिक एल्किल बोल देंगे, ठीक है, रहेगा वो भी साइक्लिक ही, ठीक है, लेकिन वो साइक्लिक नेचर होगा उसका। अब जैसे देखो सबसे छोटी साइकिल आपको पता होगा, सबसे छोटा साइक्लिक एल्केन होता है साइक्लोप्रोपेन, है ना, 3 कार्बन की Yes, sir. रिंग होती है Yes. साइक्लोप्रोपेन। और इससे अगर एक हाइड्रोजन हम लोग हटा लें, वैसे देखो साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दिखाए नहीं जाते हैं, वो अंडरस्टूड होते हैं, हाइड होते हैं एक तरह से, वो सब छुपे हुए हैं, वो दिखाए नहीं जाएंगे। अगर इसको आप बैलेंस करोगे तो इसका इस तरह से बनेगा इस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो, जैसे ये वाला आप हटा दो, कोई भी हटा दो किसी भी कार्बन का, तो होगा क्या, एक एक कार्बन का एक H निकल जाएगा, तो उसकी उस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, उस कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। फ्री वैलेंसी को मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से हटाया एक H, तो एक वैलेंसी ये फ्री हो गई, ठीक है। और एल्केन से एक H हटाने पे ये क्या बन गया, ये एक एल्किल ग्रुप बन गया, ठीक है। क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर देखें तो एल्केन चाहे कैसा भी हो H हटाने पे एल्किल ही बनेगा, बट ये एल्किल एक साइक्लो एल्किल ग्रुप है ना, कैसा है, साइक्लो एल्किल। इसका अगर IUPAC नेम बोला जाए तो इसको बोलेंगे साइक्लोएकाइल साइक्लो, हाँ साइक्लोप्रोपिल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है ना, तो एल की जगह प्रोप लिखेंगे हम लोग, उसका रूट वर्ड साइक्लोप्रोपिल, साइक्लो जरूर लगाना आगे, साइक्लोप्रोपिल, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपिल। बोलो बात समझ में आई है आपको। Yes, sir. जैसे यस सर Yes, sir. हाँ अब जैसे ये वाला आप लोगों को ही बताना है, अब जैसे ये सर हाइड्रोजन साइक्लोब्यूटेन है, हटाने को हम लोग डॉट 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 से स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो डॉट क्या, वैसे तो कई बुक में इसको सीधे एक डार्क बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो उसको समझने वाली बात है कि जहाँ पे वैलेंसी फ्री हो रही है तो उसको ऐसे डॉट डॉट दिखा दो जिससे देखने वाला समझ जाए कि अच्छा यहाँ पे एक बॉन्ड था लेकिन अब नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन था वो ब्रेक हो गया है, अब यहाँ पे एक डिफिशियंसी है, एक बॉन्ड की यहाँ पे क्या है, डिफिशियंसी। मतलब ये जो कार्बन है ना,
इसके बस 3 ही बॉन्ड है इस समय, 1 2 और एक हाइड्रोजन लगा होगा, चौथा हाइड्रोजन लगा था लेकिन हम लोगों ने उसको क्या किया, निकाल लिया। तो लेकिन आपने तो बोला था कि ये साइक्लिक रहेगा, नॉन साइक्लिक रहेगा। नहीं, हम लोग यहाँ पे साइक्लिक पढ़ रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी। नॉन नॉन साइक्लिक तो ये वाले हो गए ना, ये वाले, ये सही से नॉन थोड़ा, साइक्लिक है। वैसे थोड़ा सा इनमें कंफ्यूज हो साइकिल गई। है ना, जिनमें साइकिल नहीं है वो नॉन साइक्लिक है, और जिसके तो जिसके इसमें स्ट्रक्चर हम में हाइड्रोजन साइकिल के बजाय दिख अगर रही हम है, लोग कार्बन हटाएं तो फिर तो साइकिल ही टूट जाएगी। साइकिल के कार्बन हटा लोगे, साइकिल बनी कार्बन कार्बन के बॉन्ड से, अगर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड ही तोड़ देंगे तो साइकिल ओपन हो जाएगी, फिर तो वो साइक्लिक ही नहीं रहेगा ना। तो सर अगर हटाना हो तो सिर्फ हाइड्रोजन हटा सकते हैं। हाँ बेटा, एल्किल बनाने का लिए हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं ब्रेक करना होता। ठीक है, सर साइक्लिक, सर एल्केन और साइक्लिक एल्केन का फॉर्मूला मतलब अलग अलग होगा। हाँ अब ये चीज तो तुम्हें बतानी चाहिए। डीयू आप लोगों ने पढ़ ही चुके हो, एल्केन का डीयू कितना होता है और साइक्लो एल्केन का डीयू कितना होता है, बताओ। जैसे देखो, आप ऐसे समझो कि जैसे मेथिल है, एथिल है, तो इसका कोई डीयू पूछे तो इसका डीयू तो 0 होगा, यस क्योंकि सर। डीयू डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड और साइकिल जब होती है, हाँ, पाई बॉन्ड होता है तब आता है, या तो साइकिल हो तब आती है। और इसका इसमें एक साइकिल आ रही है तो इसका मतलब इसका DU1 है, और अच्छा DU1 है इसका एस मतलब हाइड्रोजन। हाँ, 2 हाइड्रोजन। अच्छा, ये तुम लोग को एक मैंने शायद फॉर्मूला बताया, नहीं बताया, हो सकता है अभी आगे आए, बता देता हूँ। किसी कंपाउंड के DU के बेसिस पे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये वैसे ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ। कि जैसे आपको कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए, कितना भी अजीबो गरीब टाइप का स्ट्रक्चर हो, चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर हो, आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर जल्दी बताना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ आपको। क्या देखो, तरीका क्या है, जन मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का एक मेथड होता है किसी कंपाउंड का, अगर आपको क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। वैसे तो एक तरीका हो, आप लोग जानते ही हो कि सीधे उसमें आप सारे एटम काउंट कर लो कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, है ना, या कोई हेट्रो एटम है वो कितने हैं, और सीधे उसका क्या लिख लो, समास। ठीक है, हाँ, उसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो। लेकिन अगर आपको क्या करना है, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, मतलब टाइम आपको सेव करना है, तो उसका तरीका ये होता है कि वो जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसमें आप सारे एटम मत काउंट करो। भाई सारे एटम काउंट करोगे, हाइड्रोजन क्योंकि काफी सारे होते हैं, हाइड्रोजन काउंट करने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों का, ठीक है। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन मत काउंट करो, आप सीधे बस कार्बन काउंट, अच्छा कार्बन काउंट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कार्बन कॉर्नर के नंबर ही होते हैं, उसमें कॉर्नर काउंट करना आपके लिए थोड़ा आसान होगा, ठीक है। और कार्बन काउंट कर लो, और जितने भी कार्बन आ रहे हैं उस कार्बन के रिस्पेक्ट में उसका लिख दो, उसके रिस्पेक्टिव एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो, है ना, किसका फॉर्मूला लिख दो, एल्केन का। और उसमें DU का डबल माइनस करते हैं, उसमें DU नहीं माइनस करते हैं, DU का डबल माइनस कर दो, उसके हाइड्रोजन में कितने माइनस कर देने, DU का डबल माइनस कर देना, ठीक है। देखो इससे मैं आपको चलो एग्जांपल से बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे एक ये कंपाउंड है, ठीक है, थोड़ा लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा और ठीक ही लो, बहुत छोटा होगा तो आप वैसे ही बता दोगे। अब जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कितना है, ठीक है।
तो मैं आपको एक स्मार्ट मेथड बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड है, बहुत मजेदार है, आपको मतलब मिनटों में आंसर, कई बार ओरली आंसर दे दोगे। ठीक है, आप क्या करो, इसमें कार्बन गिन लो, इस पूरे कंपाउंड में कार्बन गिनो, कार्बन कॉर्नर होते हैं ना बेटा, तो सारे कॉर्नर काउंट कर लो, है ना। तो कितने आ रहे हैं टोटल? 12 आ रहे हैं, 12 है ना। अच्छा, अब आप क्या करो, 12 कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला लिख दो। तो 12 कार्बन, देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उससे डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होता S26 है ना। हाँ, तो 12 का डबल हो गया 24, और 2 और ऐड कर दो। अच्छा, ये जो तुमने फॉर्मूला लिखा है, ये तो 10 कार्बन के एल्केन का नहीं, सॉरी 12 कार्बन के एल्केन का लिख दिया है। हमें तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला चाहिए, तो आप क्या करो, इस कंपाउंड का डीयू निकाल लो। तो 2 बताओ भाई, डीयू 3 है डीयू, इसमें तीन साइकिल है ना। एक साइकिल, 1 साइकिल इज इक्विवेलेंट टू 1 डीयू, एक साइकिल 1 डीयू के बराबर होती है। तो इसमें 3 साइकिल है, तो 3 डीयू, अच्छा डीयू का डबल करना है, तो 3 का डबल 6 हो गया, तो इसमें 6 हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो इससे इसका क्या मिल जाएगा आपको? C12H20 मॉलिक्यूलर, हाँ, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब चाहो तो आप बैलेंस करके देखो, हाइड्रोजन इसमें कार्बन तो 12 ही है और हाइड्रोजन 20 ही निकलेंगे। ठीक है, आप बैलेंस करो, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, हाँ, सही 2 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इस कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है, यहाँ भी एक ही होगा, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ एक ही होगा, यहाँ एक ही होगा। अगर आप सारे हाइड्रोजन टोटल काउंट करेंगे तो 20 ही आ रहे होंगे, 20 है। है ना। हाँ, लेकिन आपने बिना हाइड्रोजन काउंट किए देखो उसका क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर काउंट। तो ये मेथड इसलिए थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन में कई बार जल्दी आंसर देने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब जैसे देखो आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, जैसे आपने मुझसे पूछा ना कि एल्केन और साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला अलग अलग होगा, तो बिल्कुल अलग अलग होगा, क्योंकि देखो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब मुझे साइक्लो एल्केन का निकालना है, तो आप क्या करो, साइक्लो एल्केन का डीयू निकाल दो। तो साइक्लो एल्केन में एक ही साइकिल है, नॉर्मल मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका डीयू कितना है? 1 है ना। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखना है, तो इसमें कार्बन कितने हैं? 3। आप क्या करो, 3 कार्बन का एल्केन बना दो, 3 कार्बन का एल्केन होगा C3H8, लेकिन इसमें डीयू का डबल करके माइनस कर दो, तो डीयू 1 है, 1 का डबल 2, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3H6। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर, साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C3H6। जबकि नॉर्मल प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होगा? नॉर्मल प्रोपेन का फॉर्मूला होगा C3H8, जो एसाइक्लिक होगा। तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होगा, और अलग होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों का डीयू क्या है? अलग अलग है। अगर दो कंपाउंड का डीयू अलग अलग है, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा? अलग। अलग अलग होगा, है ना। ठीक है, मतलब बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसमें जल्दी से मैं लिस्ट कंप्लीट कर देता हूँ, है ना। देखो ये एक्चुअली ये वाला पार्ट लिस्ट का पार्ट नहीं है, ये मैंने अलग से कॉन्सेप्ट बताया आपको, है ना। इसको आप इसको साइक्लोप्रोपेन का सर फिर क्या फॉर्मूला होगा, सर फिर से बता दो। सर C12H20 को पढ़ेंगे क्या? C12H20 को पढ़ेंगे क्या? उसी Sir, के लिए तो बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप उसका नाम लिख सको ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, ये है ना कि जिससे आप उसका नाम लिख सको। ठीक है, अच्छा, तो देखो ये तो सभी को पता है ना कि नॉमेनक्लेचर में हम लोग करते क्या है, ये इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे। यस सर।
नॉमेनक्लेचर मतलब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए जिसका नाम आपको नहीं पता है, तो भी आप लोग IUPAC रूल्स को अप्लाई करके उसका नामकरण संस्कार कर सकते हैं, मतलब उसका नेम लिख सकते हैं। इसी को IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन से एक एच हटा देंगे तो बताओ इसका क्या नाम होगा, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल। पेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर ये साइक्लोहेक्सेन है, इससे एक एच निकाल लिया तो इस एल्किल को क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे। तो बस ये आपके साइक्लिक एल्किल ग्रुप है, मतलब ये भी ध्यान रखिएगा कि एल्किल ग्रुप साइक्लिक भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े, मतलब मैंने आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। खैर अभी आप बस बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव, हम लोग के सिलेबस में जो मेन IUPAC नॉमेनक्लेचर में एरोमेटिक कंपाउंड में केवल बेंजीन और उसके डेरिवेटिव ही है। तो बेंजीन को भैया सभी लोग पहचान लो। और जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, 6 कार्बन की रिंग होती है और बीच में एक सर्कल बना दिया जाता है। सर्कल उसके रेजोनेंस को शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब बेंजीन का भी अगर आप एक एच हटा देंगे, देखो बेंजीन में भी बेटा हर एक कार्बन पे एक एक एच लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? है ना। और आप किसी भी एक कार्बन का, बेंजीन के किसी भी एक कार्बन का अगर एच हटा देंगे तो उसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो ये चलो मैंने इसकी वैलेंसी फ्री कर दी, मान लो ये टॉप वाला हटा दिया। आप कोई भी हटा दो, आप ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, वो रहेगा वही, क्योंकि सिमेट्री है इसमें। तो इसको क्या कहेंगे, मतलब इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये बन जाएगा C6H5। नहीं, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। देखो बेंजीन में हाँ क्या, फेनिल इसमें CnHn-1। फिनाइल। हाँ, इसको बेटा फेनिल बोलते हैं, फेनिल या फेनाइल एक ही बात है वैसे तो, फेनिल आप बोलिए। तो ये इसमें साइक्लिक वर्ड नहीं यूज करते हैं। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड अंडरस्टूड होता है कि साइक्लिक ही होते हैं, इसलिए साइक्लो उनमें नहीं यूज किया जाता है ना। तो बेंजीन से एक एच हटाने पे जो एल्किल बनता है उसको फेनिल बोलते हैं। इसमें बेंजाइल मत बोलिएगा, बेंजाइल दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है। बेंजाइल भी करके पढ़ेंगे अभी हम लोग, लेकिन इसे बेंजाइल नहीं बोलते, ठीक है ना। अच्छा फिर चलो बेंजाइल भी बता देता हूँ कि बेंजाइल किसको बोलते हैं। देखो बेंजाइल बोलते हैं, जैसे आप बेंजीन रिंग में एक मेथिल की साइड चेन लगा दो तो इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? टॉल्यूइन। और टॉल्यूइन का एक हाइड्रोजन अगर आप हटा दो तो इसको बेंजाइल बोलते हैं। इसका एक साइड, इसमें हाइड्रोजन, वो साइड चेन का हटाना है आपको, बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन नहीं हटा रहे, वो मेथिल वाला हाइड्रोजन हटा रहे, तो इसको बेंजिल या बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अगर बेंजीन का एक एच निकलेगा तो वो फेनिल बनता है, और टॉल्यूइन का एक एच निकलता है तो क्या बनता है? बेंजाइल बनता है, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स की लिस्ट, वो प्रीफिक्स की लिस्ट ही चल रही है अभी। तो प्रीफिक्स की लिस्ट में OR भी एक प्रीफिक्स होता है। OR का नेम होता है एल्कोक्सी। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। इसको भी आप ऐसे ब्रेक करके लिखो, इसका संधि विच्छेद कर दो, एल्क प्लस ऑक्सी, ऐसे। क्योंकि जो एल्क वर्ड है, एल्क वर्ड जो है वो इस कार्बन में, इसमें कितने कार्बन एटम है उसके रूट वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी हो जाएगा, एल्क प्लस ऑक्सी, ठीक है। अच्छा आप जो अभी नए बच्चे हैं जिनको शायद पता नहीं होगा, आप लोग अपने नेम के आगे रोल नंबर
के साथ ही इंटर करा करो, ठीक है, तभी सर वो मैं मानूंगा डायरेक्टली कि लिंक से ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें रीनेम का ऑप्शन नहीं दिखाता है ना, यहाँ आके कर लेते हैं। अच्छा, तो उसमें होता क्या है ना कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिसका रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है वो इस क्लास का सदस्य नहीं है। तो कई बार होता है ना, कई बार बच्चे नाम बदल बदल के एंट्री करते रहते हैं, कई बार सर ऐसा आप होता है। नाम बदलने तो की बात करें सर, हमारी क्लास में लिंक शेयर होती है, कुछ लड़के हैं मतलब वो आके मतलब लिंक शेयर करवाते हैं और कुछ लड़कों सर को थोड़ा बुलाते ऊपर हैं, कर वो दीजिए। गाली गलौज करते हैं। अब बताइए सर हाँ कैसे हाँ, पढ़ाई होगी ऐसे? थोड़ा ऊपर कर दीजिए। नहीं क्या रेजोनेंस की क्लास में ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं नहीं नहीं, हमारे स्कूल में। हाँ हाँ, इसीलिए इसीलिए हम लोगों ने रूल बनाया हुआ है कि अगर नाम के आगे रोल नंबर नहीं है तो हम लोग उसको प्रॉक्सी स्टूडेंट मानते हैं और उसको एंट्री नहीं देते हैं। और पता चला कि आपने रोल नंबर नहीं लगाया और आप प्रॉक्सी नहीं हो, आप तो अभी तो जेन्युइन सर वैसे स्टूडेंट वो हो। लाइट चली गई थी ना, तो वाईफाई का नेटवर्क चला गया पूरा, तो इसलिए बाहर चला गया था, वरना मैं बाहर ही नहीं जाता। अच्छा, नहीं तो उसमें परमानेंट अपने नाम में रखो, रीनेम करने का ऑप्शन ना रहे, ठीक नहीं है। सर, तो सर स्कूल की भी करनी होती है ना, तो स्कूल में सब पूछते हैं कौन सी क्लास कोचिंग, कौन सी कोचिंग, कौन सी कोचिंग। अब रोज रोज थोड़ी बताऊं। नहीं तो क्लास करने से पहले 5 मिनट पहले आप जैसे ज्वाइन करते हो आप लिंक से मत करो ज्वाइन, सर थोड़ा ऊपर कर लिंक दीजिए से पेज। ज्वाइन ना करो। आपको जो पासवर्ड वो मिलता है ना, पासकोड मिलता है, उसको टाइप कर दो, उसमें रीनेम का ऑप्शन आता है, उसमें रीनेम करके फिर ज्वाइन करो। ओके सर। नहीं तो उससे क्या रहेगा ना कि मैं देखते ही तुरंत एंट्री दे दिया करूंगा, है ना, कभी ये नहीं होगा कि आप वेट कर रहे हो, है ना। अभी आप लोग अभी शुरुआत है, तो अभी तो मैं चलो एंट्री दे दूंगा कुछ दिन, लेकिन फिर वो फिर हम लोग को मना किया गया, फिर हम लोग एंट्री नहीं दे पाएंगे, ठीक है। देखो तो इसमें ये जो ओ आर ग्रुप है, ओ आर ग्रुप आप समझ गए होंगे, ओ आर एल्कोक्सी को बोलते हैं। अब इसमें देखो आर आप अपनी मर्जी का कोई लगा दिया, जैसे आपने आर मेथिल ले लिया, तो ये OCH3 जो होता है इसको मेथॉक्सी बोल देंगे हम लोग, है ना। क्योंकि देखो एल को वर्ड किससे रिप्लेस हो जाएगा, मेथ से, और प्लस ऑक्सी, तो ये हो गया मेथॉक्सी। अब जैसे C2H5, तो C2H5 को एथ बोलते हैं, है ना। C2H5 का मतलब 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, एथ होता है, तो ये आपका एथ प्लस ऑक्सी बन जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा। अब जैसे आपने साइक्लोप्रोपिल लगा दिया यहाँ पे, है ना, जैसे आपने साइक्लो एल्किल वर्ड रूट वर्ड यूज कर लिया, मतलब साइक्लो एल्किल आपने प्रीफिक्स यूज कर लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोप प्लस ऑक्सी, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपॉक्सी, है ना, सर साइक्लो। ये मेथॉक्सी एथॉक्सी और साइक्लो के आगे सब माइनस लगे हैं। बेटा इससे पहले मैथ्स की क्लास पढ़ी थी क्या आप लोग? तो कंफ्यूज है सर। तो या सर वो बेटा क्या बोलते हैं? ये माइनस नहीं, ये बॉन्ड, केमिस्ट्री की क्लास में माइनस नहीं होता, ये बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके सर, वैसे थोड़ा कंफ्यूजन था। माइनस नहीं है बेटा, साइक्लोप्रोपॉक्सी कहेंगे, साइक्लोप्रॉक्सी कहेंगे। साइक्लोप्रोपॉक्सी कहेंगे बेटा, वो अभी प्रॉक्सी स्टूडेंट की बात हो रही थी ना, तो साइक्लोप्रोपॉक्सी, हाँ, उसको हाँ मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ लग गया, साइक्लोप्रोपॉक्स, ठीक है सही है। तो यस हाँ, कहीं मान लो लिखते समय कुछ गड़बड़ हो जाए तो बता देना, है ना। कई बार होता है कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन बोल सही रहा हूँ, लिखने में कुछ स्पेलिंग दाएं बाएं हो गई, तो आप सर लोग थोड़ा सा ऊपर कर मुझे दीजिए पेज, पूछ, लास्ट वाला भूल है ना, गए। अगर आपको डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल ऊपर वाला देखो। तो ये समझ में आ गया, ये सभी बेटा एल्किल ग्रुप हैं,
और ये सभी आपको मिलेंगे, ये कार्बन की चेन से अटैच्ड। ये जो माइनस नहीं है, ये देखो माइनस नहीं है, यहाँ से इसकी वैलेंसी फ्री है, तो ये सब चेन में जाके अटैच्ड हो जाएंगे। जैसे मान लो ये कोई कार्बन की चेन है और ये ऐसे जाएगा, वो फटाक से यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ का एक एच हटाएगा वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये किसी भी कार्बन की चेन से जाकर अटैच्ड हो जाएंगे और आपको अटैच्ड फॉर्म में ही दिए जाएंगे। मतलब जब आपको नाम लिखने को दिया जाएगा ना, तो ये आपको जोड़ के दिए जाएंगे। अभी हम लोग इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको ये अटैच फॉर्म में ही मिलेंगे सब। अब जैसे NH2 है, NH2 को हम लोग एमिनो बोलते हैं, ये भी आपका एक प्रीफिक्स ही है, एमिनो। और इसमें जैसे NH2 में एक वैलेंसी फ्री है ना। NH2 एक्चुअली अमोनिया से बनता है, अमोनिया का एक H हटा दो और निकाल दो, उसका एक बॉन्ड तोड़ दो उसका, तो एक वैलेंसी उसकी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो NH2 बन गया। अब इसका दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल दो बेटा इससे, तो इसकी दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो इसको भी पता होना चाहिए, हो सकता है कई बार ये भी आपको मिल सकता है, डबल बॉन्ड NH, ये भी प्रीफिक्स होता है, इसको बोलते हैं इमिनो। इसको इसकी स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है, इमिनो इसको बोलते हैं, ठीक है। NH2 एमिनो है और डबल बॉन्ड NH इमिनो है, ठीक है। बोलो भाई, और Yes, बता sir. दें तो एक, अच्छा चलो ये भी लिख लो। अभी वैसे ये बहुत रेयर, ये वाला जो बता रहा हूँ, जो 14 वाला, ये बहुत रेयरली मिलेंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं टकराएंगे आपसे। जैसे इसको इपॉक्सी बोलते हैं। अगर दो कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, इस इतना पार्ट आपको कहीं दिख रहा है, दिखे अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसको एज ए प्रीफिक्स इपॉक्सी बोलते हैं। सर इम्यूनो सिर्फ एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड से अटैच हो सकता है? इमिनो बिल्कुल, हाँ हो सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक ही कार्बन से अटैच कर दो NH, है ना, ऐसे। सर तो फिर इथॉक्सी और इपॉक्सी में डिफरेंस क्या हुआ? बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इसको देखो और इसको देखो, दोनों में डिफरेंस आप बताओ क्या है। तो इपॉक्सी के आगे साइक्लो क्यों नहीं लिखा है? इपॉक्सी अंडरस्टूड होता है कि साइक्लो ही है ये, मतलब इसमें साइक्लो वर्ड यूज नहीं करते हैं, है ना। इपॉक्सी एक तरह का ईथर होता है, साइक्लिक ईथर को इपॉक्सी बोलते हैं, है ना। देखो डिफरेंस सिंपल है कि जो इथॉक्सी है वो साइक्लिक ईथर है, उसमें साइकिल नहीं है। बट ये जो इपॉक्सी है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ईथर, ये साइक्लिक ईथर है ना। इसमें देखो देखो दोनों कार्बन से अटैच्ड है, और इसमें ये वाला ऑक्सीजन बेटा एक ही कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि C2H5 को जब आप ओपन करोगे तो CH2 CH3 लिखोगे, और वो ऑक्सीजन बेटा एक ही कार्बन से अटैच्ड है, दोनों से नहीं अटैच्ड है, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर हो गया? इपॉक्सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? ये इसका देखो, ये चेन में कहीं भी आ सकता है, तो इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो ये लिख सकते हो C2। अब लेकिन अब वही बात है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने से उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके स्ट्रक्चर को देख के ही समझ में आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C2O लिखा जाता है ना। बट वो हमेशा जब भी मिलेगा, जैसे आपको मैं अभी कुछ एग्जांपल में बताऊंगा, आप लोग खुद ही सर पहचानिए। इथीन और ओजोन को और जब रिएक्ट कराते हैं तभी शायद बनता है ना ये ओजोनोलिसिस ना, हाँ सही कह रहे हो। आगे कहीं ना कहीं ये हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ोगे भी, ठीक है। अब देखो कुछ नोट है, कुछ नोट में कुछ पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ,
और ये भी आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है सारे। पहला पॉइंट लिख लीजिए, देयर इज नो एनी रिलेटिव प्रायोरिटी ऑर्डर डिफाइंड फॉर सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये जितने भी बेटा हम लोगों ने भी लिखे हैं ना सेकेंडरी प्रीफिक्स, इनमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है, कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा सीनियर है, कोई कम सीनियर है, कोई जूनियर है, ऐसा नहीं है। तो जैसे ठीक उसमें है, होता था कि नंबरिंग हम लोग उस साइड से स्टार्ट करते जहाँ पर डबल बॉन्ड होते थे, फिर हेलोजन ग्रुप जहाँ पे होते थे उनको फिर प्रायोरिटीज पे रखा जाता था 10th में। हाँ देखो वो सब चीजें अभी और क्लियर हो जाएंगी। फंक्शनल ग्रुप सब वो इसके रिस्पेक्ट में नहीं करा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स के। तो देखो इसमें अभी बस इतना आप लोग को, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट में इतना आप समझना है कि जो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इनमें कोई रिलेटिव प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। रिलेटिव प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब जैसे आपकी कार्बन की चेन है और इसमें दो प्राइमरी सफिक्स आ गए, इसमें दो प्राइमरी सफिक्स आ गए सपोज, ठीक है कि है ना, जैसे मान लो कि इसमें इधर क्लोरो लगा दिया गया और इधर मेथॉक्सी लगा दिया गया, ठीक है। तो इनमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है कि क्लोरो की प्रायोरिटी ज्यादा है तो क्लोरो की तरफ से नंबरिंग करेंगे, या फिर अभी क्योंकि हम लोग नंबरिंग भी पढ़ेंगे क्योंकि बिना नंबरिंग करे तो आईयूपीएससी में हम लिख ही नहीं सकते हैं, है ना, मेन चेन की नंबरिंग करनी होती है। और इधर मेथॉक्सी है तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो इनमें कोई रिलेटिव प्रायोरिटी ऑर्डर ही नहीं है। तो कभी भी प्रीफिक्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हम लोग उनके प्रायोरिटी ऑर्डर की बात वैसे भी मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर होगा तो सफिक्स में होगा। अभी हम लोग एक लिस्ट पढ़ेंगे सफिक्स में, सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, तो उनमें प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। लेकिन जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का अपना कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, मतलब ये सभी सेम लेवल पे हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये। तो इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक अल्फाबेटिकली करते हैं है इसमें। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सर इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं, तो फिर जैसे नंबरिंग ही करनी हुई, मान लो जैसे इस कंपाउंड में नंबरिंग करनी हुई तो हम लोग किधर से करेंगे? राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे कि इधर से नंबरिंग, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं ये चीजें आपको समझनी होंगी। तो इसमें दो तरह से नंबरिंग हो सकती है ना, एक राइट वाले टर्मिनल से, एक लेफ्ट वाले टर्मिनल से। तो इसमें उस समय क्या देखेंगे जब इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर ही नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किधर से नंबरिंग करें? तो इनमें केवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे हमें डिसाइड करना होगा। जब भी दो प्रीफिक्स में प्रायोरिटी की बात होगी तो पहली बात तो रिलेटिव प्रायोरिटी होती नहीं है, फिर भी अगर कभी भी हमें इस तरह के ऑर्डर की बात करनी होगी कि किसकी तरफ की से नंबरिंग करें, किसको प्रेफरेंस दें, तो प्रेफरेंस हमेशा फिर उस प्रीफिक्स को देंगे जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसका अल्फाबेट पहले आ रहा हो, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, ये भी नोट में इसको भी लिख लो, इफ टू और मोर, if two or more different, if two or more different secondary prefix, या इसको बेटा सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं हम लोग, दोनों एक ही बात। if two or more different secondary prefix are present in main chain, are present in main chain, then arrange their name, या इनका जैसे नाम लिखना हुआ तो पहले क्लोरो को बोलें, पहले क्लोरो का नाम पहले लिखें कि मेथॉक्सी का पहले लिखें। तो इनका नाम भी लिखते समय हम लोग इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे। देन अरेंज देयर नेम इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? यस यस सर। तो
अच्छा, जैसे इसी में बताओ कि इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्लोरो की तरफ से करना चाहिए कि मेथॉक्सी की तरफ से? क्लोरो की तरफ से सर, क्लोरो की तरफ से। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। क्लोरो का सी पहले आएगा, मेथॉक्सी का एम काफी बाद में आएगा, है ना, तो उसमें क्लोरो की तरफ से। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट ये, अच्छा ये भी लिखना चाहो लिख लो, तीसरा पॉइंट लिख लो। अगर एक ही प्रीफिक्स अगर दो या दो से ज्यादा बार अगर रिपीट हो रहा हो किसी कंपाउंड में, इफ ए सेम प्रीफिक्स present two or more times in a compound, then use a repetition prefix. Then use a repetition prefix before name of substituent या सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख लो एक ही बार। तो इसमें इस पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक ही प्रीफिक्स 2 बार या 3 बार या 4 बार ऐसे कई बार आ रहा हो, तो उसके लिए फिर हम लोग उसके नाम से पहले रिपीटिशन प्रीफिक्स का यूज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्रीफिक्स 2 बार आ रहा है, तो 2 के रिपीटिशन के लिए डाई वर्ड यूज करेंगे, है ना, इसको रिपीटिशन प्रीफिक्स बोलते हैं। एक ही प्रीफिक्स 3 बार आ रहा हो तो ट्राई, एक ही प्रीफिक्स एक कंपाउंड में 4 बार आ रहा हो तो टेट्रा, 5 बार आ रहा हो तो पेंटा, है ना, 6 टाइम आ रहा हो तो हेक्सा, हेप्टा, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो ये थोड़ा तो 10 तक तो सभी को पता ही होगा, तो इस तरह से यस हम लोग, यस सर। है ना, तो ठीक है, बढ़िया। तो ये बात समझ में आ गई सभी को? प्रीफिक्स के बारे में जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी। तो ये प्रीफिक्स की बात हो गई। ठीक है, प्रीफिक्स में कैसे हम लोग को लिखना है, प्रीफिक्स होते क्या हैं, ठीक है, और इनके लिए जो इनमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है, और जब भी कभी डिसाइड करना हो कि किसका नाम पहले लिखें या किसकी तरफ से नंबरिंग करें, तो प्रीफिक्स में जब भी झगड़ा होगा, ऐसे समझो जब भी दो प्रीफिक्स में झगड़ा होगा तो झगड़े का निपटारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे किया जाएगा। ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग कंसीडर करते हुए नंबरिंग करेंगे या फिर उनके नेम को अरेंज करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। अच्छा, ये लेकिन अभी जो बात हुई है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में हुई है। फिर आते हैं हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में समझ लीजिए। देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है इट इज ओनली डिफाइंड फॉर साइक्लिक कंपाउंड। ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बेटा केवल साइक्लिक कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर साइक्लिक कंपाउंड। अगर बेटा आपको कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया जा रहा है ना, तो वहां पे ही हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। प्राइमरी सफिक्स कहाँ यूज करेंगे? साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ यूज करते हैं हम लोग? साइक्लिक कंपाउंड में। और साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें लिख लो इन विच साइकिल और रिंग इज ए पार्ट ऑफ मेन चेन। ठीक है, जिसमें साइकिल या रिंग मेन चेन का पार्ट अगर हो, साइकिल या मेन चेन किसका पार्ट हो, अगर मेन चेन का पार्ट हो, तो वहां पे हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो भाई।
सर अगर कोई कंपाउंड है उसमें रिंग भी है और सर चेन भी है, तो सर किसको मतलब मेन चेन मानेंगे सर? ये आपने सेकंड लेक्चर की बात पूछ दी है, अभी थोड़ा सा पहुंचने में वहां पे टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे एक रूल नहीं होता है, कई अलग अलग कंडीशंस होती हैं, है ना। तो थोड़ा सा बस रुक जाओ, भी ये चीजें कवर होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो, तो ये मैं कुछ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बना रहा हूँ। जैसे मैंने एक 3 मेंबर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बनाया है, ठीक है, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ठीक है। ये सभी आपके मोनो मतलब एक साइकिल है इसमें। तो अगर बेटा किसी कंपाउंड के मेन चेन में एक सिंगल साइकिल है ना, तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए बेटा जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, इनके लिए जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं वो साइक्लो होता है। वो क्या होता है? साइक्लो, ठीक है। साइक्लो जो होता है वो एक्चुअली प्राइमरी प्रीफिक्स का ही पार्ट होता है। जैसे इसका नाम हम लोग अभी बोल रहे थे ना, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो उसमें जो साइक्लो था वो एक्चुअली प्राइमरी प्रीफिक्स है ना। बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। है ना, इसका जैसे नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। तो इसके नाम को अगर हम लोग समझे कि इसमें कौन सा पार्ट क्या है, तो साइक्लो एक्चुअली प्राइमरी प्रीफिक्स का ही पार्ट है। और यस प्रोप जो है, प्रोप आपका रूट वर्ड है, और जो एन इन आइन है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं, है ना। तो आपको ये देखो ऑर्डर में अरेंज होते हुए दिख रहे होंगे कि पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा गया है, और साइक्लो यहाँ पे यूज करना मजबूरी है हम लोग की। रीजन क्या है? क्योंकि साइकिल इज द मेन चेन, मतलब साइकिल इज ए पार्ट ऑफ मेन चेन ऑफ दिस कंपाउंड। ये जितनी भी साइकिल है वो उस कंपाउंड का मेन चेन ही है, क्योंकि आप अगर नंबरिंग करेंगे तो आपको साइकिल के कार्बन पे ही नंबरिंग करनी होगी। मतलब आपको जो मेन चेन सिलेक्ट करनी होगी वो साइकिल के कार्बन का जो स्केलेटन है, कार्बन का जो स्केलेटन बन रहा है वही हमारा मेन चेन का पार्ट, ठीक है ना। तो कार्बन का स्केलेटन अगर मेन रिंग के फॉर्म में अरेंज है तो उसमें हमें साइक्लो लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे कोई ओपन चेन कंपाउंड है जिसमें रिंग दिख ही नहीं रही है ना, तो ओपन चेन कंपाउंड में भी साइक्लो वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। तो ये है ना, ये प्राइमरी प्रीफिक्स केवल बेटा साइक्लिक कंपाउंड के लिए ही यूज किया जाएगा। ओपन चेन कंपाउंड में साइक्लो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, सर ठीक है। क्लियर प्रीफिक्स है? में तो हम पहले सर हाँ, क्या कह प्रीफिक्स रहे? से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, सर और ये फिर साइक्लो तो फिर प्राइमरी प्रीफिक्स हुआ। नहीं, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स क्यों है? क्या इसमें साइकिल साइड चेन का पार्ट है? जब साइकिल साइड चेन का पार्ट होगा तब वो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स आर सब्स्टिट्यूएंट। देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इतनी जल्दी बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स आर सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। तो जब साइकिल साइड चेन में आने लगेगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर साइकिल मेन चेन का पार्ट होगी तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? फिर उसमें है ना, फिर उसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स थोड़ी ना मानेंगे, यस सर ये वाला ठीक है। पार्ट क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देते। यस सर। अच्छा देखो, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगी ये बात, बिना एग्जाम्पल के ऐसे प्राइमरी डाउट जो इसमें बना ही रहेगा। सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकते हैं मेन चेन में। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? तो बोलो, मैं सुन नहीं पाया क्या कह रहे हो।
सर प्राइमरी सुफिक्स में हम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो सकते हैं मेन चेन में। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कह रहे हो? प्राइमरी सफिक्स में क्या नहीं होता है, क्या पता कर सकते हैं? सर सर प्राइमरी सुफिक्स में सर जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या साइड चेन जिन्हें बोलते हैं हम लोग, सर वो क्या अटैच हो सकते हैं या नहीं? अगर सर अटैच होंगे तो ये सेकेंडरी सुफिक्स नहीं हो जाएगा? मैं अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया तुम कहना क्या चाह रहे हो। चलो अच्छा देखो, मैं जो बता रहा हूँ पहले उसको समझो, है ना। अभी सब क्लियर हो जाएगा। वही बात है ना कि अभी पहले ही लेक्चर में तुम बहुत आगे की बातें पूछ रहे हो, तो इसलिए अभी वो चीजें थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। जैसे देखो ये कंपाउंड है, ठीक है, जैसे ये कंपाउंड लिया मैंने, एक रिंग है और इसमें एक मेथिल है, ठीक है। तो इसमें रिंग हमारा, अच्छा देखो आप ये देखो, इसमें रिंग भी है और साइड चेन भी है। तो इसमें मेन चेन हमारा रिंग होगा कि साइड चेन होगा? सर रिंग। रिंग। है ना, रिंग। तो रिंग होगा। क्यों क्यों रिंग होगा मेन चेन? सर बिकॉज बिकॉज कार्बन आर नंबर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर मोर। ग्रेटर। हाँ, तो मेन चेन सेलेक्ट करते समय हम लोग पढ़ेंगे आगे, रूल होते हैं सब, कि अगर कार्बन की चेन सैचुरेटेड है तो जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा होता है वो हमारा मेन चेन का पार्ट हो जाता है। तो कार्बन की चेन यहाँ सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। तो ऐसे केस में देख लो कि कार्बन किसके पास ज्यादा है। रिंग के पास 3 कार्बन है, लेकिन अगर मैं साइड चेन के पास देखूंगा तो एक ही कार्बन है। तो ऐसे केस में लॉन्गेस्ट चेन या मोर कार्बन कंटेनिंग चेन को मेन चेन मानते हैं। तो अगर सर जैसे दोनों में इस सेम हुआ तो? बेटा फिर वही बात है ना कि आप चलो एक तुम सॉरी लोग को सर। आगे बता ही देते हैं, तुम लोग मानते नहीं हो मेरी बात। देखो आईयूपीएससी पढ़ते समय बहुत पेशेंस की जरूरत है आपको, हमें लग रहा है क्योंकि आप लोग थोड़ी सी चीज को लेके टेंशन में आ रहे हो, और जबकि टेंशन में नहीं आना चाहिए आपको। अब आगे की बात पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो अभी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, चेन सिलेक्शन के रूल्स होते हैं, ठीक है। और उन रूल्स में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है कोई, जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं तो इनमें आप जल्दी समझ जाओगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि रिंग भी होती है और ओपन चेन पार्ट भी होता है। रिंग भी दिखेगी और साइड चेन भी दिखेगी। फिर हमें ये डिसाइड करना होगा कि रिंग को मेन चेन माने कि साइड चेन को मेन चेन माने, ठीक है। तो उसके लिए देखो रूल्स ये लिखे हुए हैं, ये रूल है। देखो पहला रूल क्या होता है, 5 रूल होते हैं टोटल, है ना। कितने रूल होते हैं? 5 रूल। पहला रूल होता है, इफ रिंग हैज अनसैचुरेशन एंड साइड चेन इज सैचुरेटेड। अगर रिंग आपकी अनसैचुरेटेड है और साइड चेन सैचुरेटेड है, देन रिंग इज सेलेक्टेड एज ए पेरेंट चेन, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो सीधे शब्दों में कि रिंग में मान लो डबल बॉन्ड बैठा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड बैठा है, तो रिंग आपकी अनसैचुरेटेड होगी उस समय। और साइड चेन में क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो फिर आपको कार्बन का नंबर नहीं देखना है। कार्बन का नंबर हमेशा नहीं देखते हैं। कार्बन का नंबर बेटा तभी देखना जब दोनों में कार्बन का नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो जैसे ये मतलब दोनों में दोनों सैचुरेटेड हो, ठीक है। सेम वाली बात नहीं, सैचुरेटेड वाली बात है। तो देखो जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें रिंग में 3 कार्बन है और साइड चेन में 6 कार्बन है। तो अभी देखो क्या रिंग अनसैचुरेटेड तो नहीं है, तो रिंग अनसैचुरेटेड नहीं है। साइड चेन में देखो कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं छुपा बैठा हुआ है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं बैठा हुआ है, तो साइड साइड चेन भी अनसैचुरेटेड है। तो जब दोनों ही अनसैचुरेटेड होता है तो फिर हम लोग कार्बन का नंबर देखते हैं कि कार्बन किस में ज्यादा है। तो कार्बन इसमें ज्यादा है, इसलिए मैंने साइड चेन को मेन चेन ले लिया।
लेकिन जैसे ये दूसरे वाले एग्जांपल इसमें देखो, इसमें रिंग में 6 कार्बन आ रहे हैं और अच्छा कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना, साइड चेन में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड है, लेकिन कार्बन काउंट किए तो 4 ही आ रहे हैं। तो बताओ ज्यादा कार्बन किस में आ रहे हैं? रिंग में। रिंग में। तो हमारी रिंग मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें रिंग में 3 कार्बन है ना, और साइड चेन में भी देखो 3 ही कार्बन है, लेकिन साइड चेन अनसैचुरेटेड है, साइड चेन में क्या बैठा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो फिर हमें अनसैचुरेटेड चेन को मेन चेन मानना पड़ेगा, है ना। अच्छा कार्बन का नंबर यहाँ बराबर था, लेकिन कार्बन का नंबर यहाँ देखना नहीं था हम लोगों को, क्योंकि जब भी अनसैचुरेशन होगा तो पहले हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को फिर प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग चेन मेन चेन। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें साइड चेन में 4 कार्बन है, लेकिन रिंग में 3 कार्बन है, लेकिन फिर भी मैंने रिंग को ही मेन चेन लिया है, मैंने जो नंबरिंग की है वो रिंग को ही करी है। क्यों ऐसा करा है? बिकॉज डबल बॉन्ड इज देयर। डबल बॉन्ड इज हाँ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब रिंग अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये अभी मैंने बस आपको अभी इसमें और भी बहुत केस बनेंगे, अभी मैंने केवल पहला रूल बताया है और इस रूल से आपके 4-5 एग्जांपल हो गए। ऐसे और भी केस है कि अगर मान लो रिंग भी अनसैचुरेटेड हो और साइड चेन भी अनसैचुरेटेड, मतलब दोनों जगह डबल बॉन्ड बैठा हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सब चीजें अभी मैं बताऊंगा ना, तो आज का लेक्चर खराब हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। आज के लेक्चर मतलब जो हम लोग अभी बेसिक टूल्स पढ़ रहे हैं वो ना पढ़ के अगर मैं आगे की बात बताऊंगा, तो जब बेसिक टूल लगाने की बात आएगी तो आप कहोगे सर ये तो मुझे पता ही नहीं हाँ अच्छा एक बात और, फिर देखो इसको यहाँ इस चीज को चलो मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ, आप बस ये 2 एग्जाम्पल से ही इस बात को समझ जाओगे। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में आपने साइड चेन को मेन चेन लिया है बेटा, है ना। Yes, और रिंग को आप मतलब कि रिंग को आपने सब्स्टिट्यूएंट माना है ना। तो इसमें बताओ सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है? इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? रिंग को सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। ये सभी को क्लियर हो रहा है रिंग सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों है? क्योंकि वो मेन चेन का पार्ट नहीं है, जो मेन चेन का पार्ट नहीं होता है वही सब्स्टिट्यूएंट होता है। और अच्छा आईयूपीएसी नेम लिखते समय पहले सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स का, है ना, इसी का नाम लिखना होगा। अब बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपॉक्सी। साइक्लो के आगे क्या? प्रोपॉक्सी। साइक्लोप्रोपिल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? ओनली साइक्लोप्रोपिल, है ना। क्योंकि अगर देखो, अगर यहाँ से आप एक कैंची ले आओ, एक कैंची रखो अपने पास, यहीं से कट्टा मारो, तो जब यहाँ से अगर कट कर दोगे तो ये आपका साइक्लोप्रोपिल ही तो बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। यहाँ से कट कर दो तो ये साइक्लोप्रोपिल, और यही आके यहाँ जुड़ गया है, देखा जाए तो यही चिपक गया जाके, तो ये साइक्लोप्रोपिल है ना। ये क्या है? साइक्लोप्रोपिल। तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपिल। लेकिन जब रूट वर्ड लिखेंगे मेन चेन में तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे कि केवल हेक्सेन लिखेंगे? सर ओनली हेक्सेन। तो यहाँ क्यों नहीं साइक्लो जोड़ा? यहाँ क्यों नहीं साइक्लो जोड़ रहे? ये साइकिल नहीं बनाते सर रिंग नहीं है ना, इसलिए नहीं है ना सर रिंग मेन चेन नहीं, सर मेन चेन का पार्ट नहीं है सर। हाँ, मेन चेन एसाइक्लिक है, मेन चेन एसाइक्लिक है, तो वहां पे प्राइमरी सफिक्स नहीं जोड़ेंगे, वहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी साइक्लो जो होता है वो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, तो यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा।
ठीक है, तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा 1 साइक्लोप्रोपिल हेक्सेन। अब जैसे इसका बताओ IUPAC, अच्छा इसमें इसमें ये बताओ कि इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है? सेकेंडरी प्रीफिक्स सर जो कार्बन वाली चेन है वो। तो इसका नाम बताओ, ऐसे कैसे, वो क्या होता है? कितने कार्बन है? ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटाइल ब्यूटेन ब्यूटाइल सर ब्यूटाइल सर ब्यूटाइल ब्यूटाइल ब्यूटेन बिकॉज 1 कार्बन इज ब्यूटाइल। अटैच्ड टू इट। तो ये साइड चेन में है, इस साइड चेन के लास्ट में YL लगाना पड़ेगा आपको। तो ब्यूटेन ना बोलिए, ब्यूटेन तो तब बोलते जब ये मेन चेन होती, साइड चेन में YL लगाएंगे तो ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्यूटाइल हो गया। अब ये ब्यूटाइल है, लेकिन अब जब इसका मेन चेन देखोगे तो मेन चेन साइक्लिक है, तो इसमें साइक्लो जोड़ना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? यस तो इसका नाम Yes, क्या हो sir. जाएगा? 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपने जो, हाँ एक सेकंड, यहाँ पे जो साइक्लो वर्ड ऐड कर रहे हो वो कैसे ट्रीट कर रहा है? वो क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है कि वो प्राइमरी प्रीफिक्स है? क्या बोलेंगे? प्राइमरी सर प्राइमरी प्रीफिक्स। हाँ, तो यहाँ पे जो साइक्लो वर्ड ऐड किया है, क्योंकि ये मेन चेन रिंग के फॉर्म में है, और जब भी मेन चेन रिंग के फॉर्म में होगी और उस समय जो साइक्लो वर्ड लगा रहे होंगे वो प्राइमरी प्रीफिक्स का पार्ट होगा। ठीक है? सर अगर Yes, ये सेकंड पार्ट होगा तब हम नहीं लगाएंगे साइक्लो। हाँ, कौन सा फिर से बताओ एक बार। सर अगर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स का पार्ट होगा तो हम साइक्लो नहीं लगाएंगे। नहीं, उसमें साइक्लो ऑलरेडी एल्किल के नाम में पहले से ही लगा हुआ हो। उसमें समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो, इसका नाम आपने क्या बोला? इसका नाम आपने साइक्लोप्रोपिल बोला, तो ये इसका ओरिजिनल नेम है साइक्लोप्रोपिल, है ना? ठीक है, ये तो इस एल्किल का नेम है, क्योंकि ये एल्किल ही साइक्लिक है। लेकिन जब ये आपने मेन चेन साइक्लिक वाली ले ली, साइकिल को मेन चेन मान लिया, तो यहाँ पे आपको एडिशनली साइक्लो वर्ड यूज करना पड़ रहा है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइक्लो वर्ड ऐड करना पड़ रहा है, इट इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमें वहां पे ऐड करना होता है जब हमारी जो मेन चेन होती है, मेन चेन जब साइक्लिक नेचर की होती है, जब मेन चेन साइक्लिक नेचर का हो या साइकिल का पार्ट हो, देन वहां पे जो साइक्लो वर्ड ऐड करते हैं वो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। ठीक है, क्लियर हुई थोड़ी सा? यस 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 सर। तो इसमें यही चीज बस हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे थे कि प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स जैसे इसका आप इस कंपाउंड का आप IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 मेथिल। और अब जो ये साइक्लो आप लिख रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन, तो ये जो आपने साइक्लो वर्ड ऐड किया है, इट इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स। ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। अच्छा, ये जो मेथिल लिखा है, मेथिल सेकेंडरी प्रीफिक्स का पार्ट है। अच्छा, ये जो प्रोप आपने लिखा है, प्रोप वर्ड रूट का पार्ट है। और आपने जो एन लगाया है, ये प्राइमरी सफिक्स होता है। एन, इन, आइन, ये क्या होते हैं? सब प्राइमरी सफिक्स होते हैं, है ना? तो थोड़ा सा आप ये आपको थोड़ा ब्रेक कर करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग नाम लिखते हैं तो इन्हीं को जोड़ जोड़ के ही नाम बनाते हैं, है? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर अगर मेन चेन साइकिल होती है तो साइक्लो ऐड करते हैं, लेकिन कई बार देखोगे कि मेन चेन साइक्लिक होगा तो फिर वहां पे साइक्लो मत ऐड करिएगा। जब मेन चेन साइक्लिक ना हो तो वहां पे फिर साइक्लो ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है?
चलो ये अब क्लियर हो गया सभी को? सर तो इसका मतलब ये जो सर मेन चेंज जो आएगी सर उसमें YL नहीं लगाएंगे सर, वो सर हाँ, लास्ट मेन चेन के लास्ट में तो एन, इन, आइन, इस इनमें से ही कोई वर्ड आएगा, मतलब प्राइमरी सफिक्स ऐड हो जाएगा। लेकिन जो वाइयल लगाते हैं ना, वाइयल एल्किल ग्रुप की पहचान होती है, या आप उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स बोल सकते हो, है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर एल्किल है तो उसमें वाइयल फिर लगाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी तो ये सब पॉइंट्स ऐड होते चले जाएंगे। अब देखो इसके बाद आते हैं हम लोग वर्ड रूट पे। वर्ड रूट क्या होता है? देखो वर्ड रूट ये केवल ये हम लोग मेनली यूज करते हैं मेन चेन के लिए, यूज फॉर मेन चेन। जो भी मेन चेन है या पेरेंट चेन है उसके लिए यूज होती है। और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है वर्ड रूट? तो लिख लो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वर्ड रूट किसी भी कंपाउंड का जो IUPAC नेम अगर लिखोगे आप, तो उसमें जो वर्ड रूट होता है, जैसे आपको कई बार उल्टा करने को बोला जाएगा। जैसे आपको हो सकता है कि IUPAC नेम दे दिया जाए और आपसे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोला जाए, है ना। ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम लोग को सबसे पहले उसका रूट वर्ड ही देखना पड़ता है ना। और रूट वर्ड देखते ही हमें ये आइडिया लग जाता है कि उस कंपाउंड की मेन चेन में कितने कार्बन एटम। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड, किसी भी IUPAC नेम में जो वर्ड रूट होता है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये टोटल कार्बन एटम नहीं बताता है, ये उस कंपाउंड की मेन चेन या पेरेंट चेन जो आपने सिलेक्ट की है उसमें कितने कार्बन है उनका नंबर बताता है ना। तो ये बात समझ में आ रही वर्ड रूट के बारे में? यस। हाँ, वर्ड रूट किसी भी कंपाउंड के मेन चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, कितने कार्बन की मेन चेन है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें उसके वर्ड रूट से पता चल जाती है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ कि जैसे मान लो आपको एक ये IUPAC नेम दे दिया गया, सपोज 2 क्लोरो नोनेन। जैसे ये एक IUPAC नेम है किसी कंपाउंड का, और आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम उसका देखेंगे कि इसका वर्ड रूट क्या है ना। अब देखो 2 क्लोरो, तो क्लोरो ब्रोमो, ये तो आप समझ गए होंगे, ये क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ये सब क्या होता है? ये सब तो सेकेंडरी क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, ये सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। और अच्छा, इसमें साइक्लो नहीं जोड़ा गया है, मतलब ये साइक्लिक नहीं है, तो इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, और नोन क्या है? ये वर्ड रूट है। नोन क्या है? 9। ये वर्ड रूट। हाँ, और ये तो आप 10th में बेसिक पढ़ ही चुके हो कि नोन जो होता है वो 9 को रिप्रेजेंट करता है। 9 कार्बन के वर्ड रूट को नोन लिखते हैं। इसका मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक 9 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, एक 9 कार्बन की चेन। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए, 8 9 है ना। तो अभी 2 और जो होते थे, तो ये बन गई आपकी 9 कार्बन की चेन। ठीक है, और इसमें सेकेंड कार्बन पे क्लोरो लगा दो। अब किसी भी टर्मिनल से, चाहे लेफ्ट साइड से सेकेंड ले लो या राइट साइड से, वो तो सिमेट्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जैसे यहाँ से ले लिया क्योंकि नंबरिंग यही, जहाँ से क्लोरो नियरेस्ट पड़ेगा नंबरिंग तो वहीं से होगी। तो बस ये इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो मतलब इससे हमें ये आइडिया लग रहा है। अच्छा, वर्ड रूट हमें क्या बताता है? वर्ड रूट हमें उस कंपाउंड की मेन चेन में कितने कार्बन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब इसमें हर एक कार्बन के लिए एक वर्ड रूट असाइन किया गया है।
ठीक है, हर एक कार्बन के लिए क्या असाइन किया गया, एक वर्ड रूट। ठीक है, तो इसकी लिस्ट आप बना लो। ठीक है, वैसे ही तुम लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से लिख डालो आप। देखो, एक कार्बन का जो वर्ड रूट होता है उससे क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। मैथ। हाँ, 2 कार्बन का वर्ड रूट को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। 3 कार्बन के वर्ड रूट को प्रोप बोलते हैं। ठीक है, 4 कार्बन ब्यूट बोलते हैं। पेंट हो गया। है ना, तो ये 10 कार्बन तक के तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो लेकिन हमें 10 से ज्यादा कार्बन के भी रूट वर्ड पता होने चाहिए। कई बार आपको लंबी चेन भी दी जा सकती है, 20 कार्बन तक की चेन दी जा सकती है ना, आसानी से। तो उसमें जैसे 11 कार्बन का वर्ड रूट अगर बोला जाए तो क्या होगा, अनडेक। है ना, अनडेक होगा, बिल्कुल सही। तो इसमें अब देखो 10 के बाद इसमें एक लॉजिक होता है, एक रूल होता है, उसको आप समझ लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे 11 का लिखना है तो उसके लिए लॉजिक ये कहता है कि 11 को आप स्प्लिट कर दो उसके नियरेस्ट टेंस में। ठीक है, 11 का नियरेस्ट टेंस 10 ही होगा और उसको लिखो आप 1 + 10। ठीक है, और इसमें फिर आप इसको 1 के लिए अन वर्ड यूज करेंगे। 1 के लिए क्या यूज करेंगे, रूट वर्ड अन। ठीक है, 1 के लिए लिख दो अन, और 10 के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है डेक, और दोनों को मिला के एक नया वर्ड रूट बन जाएगा अनडेक। तो 11 कार्बन कंटेनिंग अगर कार्बन की चेन है, आपकी कार्बन की मेन चेन में 11 कार्बन है, तो उसका वर्ड रूट हो जाएगा अनडेक, है ना। अब जैसे 12 कार्बन आ गए आपकी कार्बन की चेन में, तो उसको लिखेंगे 2 + 10। 2 के लिए डू यूज करेंगे और 10 के लिए डेक, तो पूरा मिला के क्या बन जाएगा, डू डेक। अब जैसे 13 है तो 3 + 10। अब 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे। ट्राई तो बहुत कॉमन है ना, 3 के लिए ट्राई तो बहुत कॉमन है, ट्राई डेक। ठीक है, और 14 के लिए आप बताओ क्या होना चाहिए, टेट्राडेक। टेट्राडेक हो जाएगा, बिल्कुल सही। 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए 10 के लिए डेक। ऐसे ही 15 कार्बन के लिए 5 + 10। अच्छा, अब 5 कार्बन से ये वाले वर्ड रूट आप ले सकते हो। 5 कार्बन से पहले वाले ये मत लेना आप लोग, लेकिन जैसे 5 के लिए पेंट ले सकते हो। हाँ, लेकिन जब ये वाले लेंगे प्रीवियस वाले वर्ड रूट, तो उसमें एक स्मॉल ए भी ऐड कर देते हैं। जैसे इसको पेंट डेक ना कह के इसको पेंटा डेक बोलते हैं, एक स्मॉल ए ऐड कर देते हैं दोनों के बीच में, है ना, पेंटा डेक। 15 कार्बन का वर्ड रूट पेंटा डेक हो जाएगा। ऐसे ही 16 कार्बन का हो जाएगा, बताओ क्या होना चाहिए, हेक्साडेक हो जाएगा। 17 का हेप्टाडेक हो जाएगा, है ना। 18 का ऑक्टाडेक हो जाएगा। 19 का नोनाडेक हो जाएगा। डेकाडेक नहीं, डेकाडेक नहीं बोलते हैं। एक्चुअली एक ही वर्ड रूट 2 बार कॉन्जिकेटिव नहीं आना चाहिए। टेंस के मल्टीपल वाले जो होते हैं उनको रिपीट फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, रिपीटेड फॉर्म में। तो नोना डेक तक तो सही है, लेकिन 20 का डेका डेक होना चाहिए, लेकिन इसके यहाँ से चेंज हो जाते हैं। 10 के मल्टीपल में चेंज होते हैं, तो 20 के लिए आइकोस यूज करते हैं, आइकोस। अब फिर से देखो, अगर 21 का बनाना हो तो फिर से वही रूल चलेगा। 21 के लिए 1 + 20, है ना। 21 के नियरेस्ट जो टेंस है वो 20 है,
तो 1 + 20, 1 के लिए अन और 20 के लिए आई कॉस, तो पूरा क्या हो जाएगा 21 का अन आई कॉस। ठीक है, ऐसे आप 29 तक बहुत आसानी से लिख सकते हो। जैसे 22 का आप लिख लेना डू आई कॉस, 23 का ट्राई आई कॉस, टेट्रा आई कॉस, पेंटा आई कॉस, हेक्सा हेप्टा है ना, नोना आई कॉस। 29 का लिखोगे तो क्या हो जाएगा नोना आई कॉस। लेकिन अब 30 में फिर से चेंज हो जाएगा, तो अब मैं देखो 10 के मल्टीपल वाले लिख देता हूँ, जहाँ पे चेंज होगा वो वाले लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि बीच वाले आप बना लोगे। जैसे 30 का है तो 30 के लिए ट्राई कॉन्ट लिखेंगे, फिर 31 से 39 तक वैसे ही चलेगा, अन ट्राई कॉन्ट, डू ट्राई कॉन्ट, ऐसे करते करते नोना ट्राई कॉन्ट तक लिख डालोगे। लेकिन 40 में फिर चेंज हो जाएगा, 40 का होगा टेट्रा कॉन्ट, ऐसे 50 का पेंटाकॉन। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर इतने कार्बन की चेन तो हमें दी नहीं जा सकती है। तो देखो अब आप एक ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी की कर रहे हो, ये भी ध्यान रखो। और ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में 20 कार्बन से ज्यादा चेन नहीं दी जाती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, और पूछा भी गया है। वो आपसे केवल वर्ड रूट ही पूछ देगा, बोलेगा व्हाट इज द वर्ड रूट ऑफ 76 कार्बन कंटेनिंग चेन, और 4 ऑप्शन में वर्ड रूट ही लिख देगा। एक में लिख देगा हेक्साकॉन्ट, हेक्सा हेप्टाकॉन्ट, एक में हेप्टा हेक्साकॉन्ट, ऐसे बना बना के बदल बदल के 4 ऑप्शन दे देगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो बहुत छोटी छोटी बातें भी हम लोगों से पूछी जाएंगी, तो हर तरह से प्रिपेयर रहना हम लोगों को, है ना। तो होगा हेक्सा हेप्टागॉन। हाँ, किसका बेटा बता रहे हैं? 76 का हेक्सा हेप्टागॉन। हाँ, 76 का हो जाएगा 6 + 70, और 6 का हेक्सा, और 70 का ये वाला यूज कर लेंगे हेप्टाकॉन। तो ठीक है, सही कह रहे हो आप, है ना, हेक्सा हेप्टाकॉन। तो ये 10 के मल्टीपल वाले ऐसे होते हैं। बाकी 100 को के लिए सेंट यूज करते हैं, CNT। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल से आप बना बना आपसे मैं चलो पूछ लेता हूँ, है ना, कुछ बच्चों से मैं पूछ लेता हूँ, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा और मुझे भी समझ में आ जाएगा, अभी तुम लोग को समझ में आ गया। जैसे बताओ 93 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का वर्ड रूट क्या होगा? वंस बताएगा बेटा, वंस ही। ट्राई नोनाकॉन्ट। ट्राई नोनाकॉन्ट, बहुत बढ़िया बेटा, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है ना। तो आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बताया, ट्राई नोनाकॉन्ट बिल्कुल सही है। इसको आप ब्रेक करके लिखो 3 + 90, तो 3 को ट्राई और 90 को नोनाकॉन्ट, तो ट्राई नोनाकॉन्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे आपको 2 को क्या बोलते हैं? 2 के लिए डू यूज करना है, मतलब जो 1 के, C12 में जो लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये 4 शुरुआत से 1 2 3 4 के लिए फिर यही यूज करेंगे। 1 के लिए अन, 2 के लिए डू, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए ट्राई। हाँ, 5 से ये वाले यूज कर सकते हो, 5 6 7, है ना। तो अब जैसे एक ये बताओ, चलो आपको देता हूँ। हाँ, ये कौन बताएगा? प्रथमेश बताओ बेटा, प्रथमेश बताएगा। 87 कार्बन सर कंटेनिंग। हेप्टा ऑक्टागोन। हेप्टा ऑक्टागोन, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो है ना, आप लोग बना लोगे, मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो एक 100 के ऊपर वाला ले लेते हैं। जैसे आपको 145 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का वर्ड रूट पूछा जाए, तो 100 के ऊपर बेटा 100 के रिस्पेक्ट में फिर आपको स्प्लिट करके लिखना होगा। इसको लिख दो 5 + 40 + 100, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो 5 के लिए पेंटा हो जाएगा, तब पेंटा टेट्रा कॉन्सेंट। पेंटा टेट्राकॉन्ट सेंट।
बस वो मिला मिला के लिखते चले जाना, ठीक है, ऐड करते हुए। यस तो ये आपका 145 कार्बन कंटेनिंग का रूट वर्ड। आपको लग रहा होगा सर बड़ा लंबा चौड़ा बन गया, तो भैया 145 कार्बन थोड़े थोड़ी ना होते हैं। 145 कार्बन जब ज्यादा है तो उनका वर्ड रूट भी बड़ा ही होगा थोड़ा। है ना? तो 20 वाला ये लिखा है इसमें। लिखना हम लोग को आना चाहिए, मतलब ये रूल पता होना चाहिए। बाकी सब्जेक्टिव पेपर में तो 20 से ऊपर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें आपको अगर स्ट्रक्चर बना के देगा तो 20 कार्बन मैक्सिमम है। अदरवाइज उसका मतलब कि प्रिंट करना है या उसको टाइप करने में ही दिक्कत होगी। इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिया जाएगा। सर आपने 20 पे बोला था डेका डेक नहीं होगा क्योंकि वो रिपीट नहीं होगा, तो सर लाइक 77 पे क्या एप्टा सेप्टा काउंट होगा कि सर कुछ और? नहीं, 10 के मल्टीपल वाले वर्ड रूट 2 बार नहीं आएंगे। मैंने ये बात 10 के मल्टीपल वालों के लिए बोला था। जैसे 10 का डेक है तो डेक डेक 2 बार नहीं आएगा। जैसे आईकॉस 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 2 बार नहीं आएगा। जैसे 30 का ट्राईकॉन्ट है तो ट्राईकॉन ट्राईकॉन 2 बार नहीं आएगा। लेकिन बेटा 10 को छोड़ के बाकी जैसे ये हैं, जैसे पेंट, टेट्रा, टेट्रा हो गया, ट्राई, डू, ये 2 बार आ सकते हैं। जैसे है ना, जैसे 77 में आप लिखोगे 7 + 70, तो एक तो 7 के लिए हेप्टा आ जाएगा, और 70 में ऑलरेडी हेप्टा है ही, हेप्टा कौन, तो इसमें हेप्टा हेप्टा 2 बार लिखने में कोई समस्या नहीं है ना। इसका हो जाएगा हेप्टा हेप्टा कौन, मतलब हेप्टा हेप्टा 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना। सर किन किन में 2 बार नहीं लिखेंगे? ये जो 10 के मल्टीपल वाले हैं, जैसे 10 का डेक 2 बार नहीं आएगा कभी, 20 का आईकॉस 2 बार नहीं है ना। जो 10 के मल्टीपल वाले हैं, मतलब 10 की टेबल में जो नंबर आ रहे हैं उनका वर्ड रूट 2 बार नहीं आएगा। एक मतलब एक ही केस की वर्ड रूट में 2 बार नहीं आएगा, ओके ठीक है ना? बाकी आ सकते हैं, ट्राई 2 बार आ सकता है, टेट्रा, पेंटा पेंटा। अब जैसे 55 का लिखोगे तो ऑटोमेटिक पेंटा पेंटा काउंट, पेंटा पेंटा 2 बार आएगा, तो उस वो तो आएगा ही है, वो तो आएगा ही, ठीक है। आईकॉस में ई साइलेंट है। हाँ, आईकॉस में ई साइलेंट, ठीक है। तो ये तुम लोग को वर्ड रूट मैंने बता दिए। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी के आगे मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्केन के IUPAC नेम पढ़ेंगे, है ना। एल्केन के कैसे करते हैं IUPAC में, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a nice day. थैंक यू सर। सर जो नए बच्चे हैं उनके अटेंडेंस कैसे देने हैं? अच्छा, अभी अभी आप क्या करो, अपने ही बैच का दे दो अटेंडेंस, है ना, ठीक है। ओके सर। अभी नए बच्चों का रोल नंबर शायद असाइन नहीं हुआ है, तो अभी बस अपने अपने बैच का लिख के भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, ओके।